Hello students, today I am going to start a new chapter number 22, and the title of the chapter number 22 is tabular representation of statistical data। कि जो स्टैटिकल डेटा होता है उसका टेबल के रूप में कैसे रिप्रेजेंट करें, कैसे दर्शाया जाए। ठीक है, तो बिफोर डिस्कसिंग ऑन दिस टॉपिक आई वांट टू डिस्कस सम words and out of those words first of all I am going to discuss about statistics। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स जो वर्ड है इस पर आपको डिस्कस कर लेना है। इसमें स्टैटिकल डेटा एक वर्ड है, तो स्टैटिस्टिक्स क्या होती है। लाइक ए ट्री मैथमेटिक्स इज आल्सो ए ब्रांच। ओके, मैथमेटिक्स इज आल्सो ए हैव मेनी ब्रांचेज। ट्री के समान मैथ्स की भी अलग अलग ब्रांचेज होती हैं, लाइक ज्योमेट्री, अलजेब्रा, अर्थमेटिक, ओके, मेंसुरेशन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री। इसी में एक ब्रांच आती है, उसको बोलते हैं स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स एक ब्रांच है मैथ्स की। अब इसमें क्या करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री में जो हमें हाइट और डिस्टेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है उनका सॉल्यूशन करते हैं। ज्योमेट्री में हम लैंड को जो मापने का काम करते हैं, मेजरमेंट का काम होता है, उससे रिलेटेड जो थिंग्स आती है उनके बारे में स्टडी करते हैं। अर्थमेटिक में हम अंकों के बारे में सीखते हैं। अलजेब्रा में जो वेरिएबल्स, कॉन्स्टेंट्स, पॉलिनोमियल्स, इक्वेशंस, ये जो आते हैं इनके बारे में स्टडी की जाती है। मेंसुरेशन में अपन सरफेस एरिया और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड शेप, प्लेन शेप्स के बारे में पढ़ते हैं। इतना आपको पता होगा। तो स्टैटिस्टिक्स जो ब्रांच है मैथ्स की, इसमें हम क्या करते हैं, तो स्टैटिस्टिक्स जो वर्ड है ये अपने आप में एक सिंगुलर भी सेंस रखता है और प्लूरल सेंस भी रखता है। जैसे आपको पता वाटर अपने आप में प्लूरल और सिंगुलर दोनों ही है, तो स्टैटिस्टिक्स वर्ड भी सिंगुलर और प्लूरल दोनों सेंस रखता है। ठीक है, अगर अपन इसको सिंगुलर सेंस में बात करें, ठीक है, स्टैटिस्टिक्स वर्ड इज यूज्ड इन सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल सेंसेस। ठीक है, दोनों में इसका यूज किया जाता है। व्हेन वी कंसिडर स्टैटिस्टिक्स एज सिंगुलर वर्ड देन इट इज ए साइंस ऑफ कलेक्शन। स्टैटिस्टिक्स की अगर डिफाइन करना चाहें अगर सिंगुलर सेंस में, तो अपन बोलेंगे कि एक साइंस होती है किसकी, कलेक्शन की, एक संग्रहण की। प्रेजेंटेशन प्रस्तुतिकरण, एनालिसिस विश्लेषण, इंटरप्रिटेशन उसका व्याख्यान करना, उसकी व्याख्या करना ऑफ न्यूमेरिकल डेटा। जो न्यूमेरिकल डेटा होता है उसमें संग्रहण, प्रस्तुतिकरण, विश्लेषण और व्याख्यान, इनकी जो साइंस होती है तब तो अपन इसको सिंगुलर सेंस में लेते हैं। और प्लूरल सेंस की बात करें तो प्लूरल सेंस में ये क्या होता है, न्यूमेरिकल फैक्ट्स होते हैं या ऑब्जर्वेशंस होते हैं। बेटा ये वर्ड बार बार आएगा आपके पास, ऑब्जर्वेशन। अब ऑब्जर्वेशन क्या होता है, ऑब्जर्वर क्या होता है। ऑब्जर्व एक वर्ड है, ऑब्जर्व। ऑब्जर्व का मतलब होता है निरीक्षण करना, अपनी आंखों से देखना। और ऑब्जर्वर जो देखने वाला होता है उसको बोलते हैं, और वो क्या चीज़ देखता है, क्या नोट करता है, उसको अपन ऑब्जर्वेशंस बोलते हैं। नंबर्स में ऑब्जर्व करता है। जैसे मान लीजिए आपकी जो लोकेलिटी है, एक गांव है, उस गांव की जो लोकेलिटी है, रहने वाले जो लोग हैं, उनमें हमारे को ये पता करना है कि उनकी इनकम कितनी है और एक्सपेंडिचर कितना है, कितना कमाते हैं, कितना खर्च करते हैं। तो मैं एक लिस्ट तैयार कर लूँगा उसकी, और वो लिस्ट तैयार करके लिख लूँगा कि इस फैमिली की इनकम इतनी है, एक्सपेंडिचर इतना है। दूसरी फैमिली इसका इनकम इतनी है, एक्सपेंडिचर इतना है। तो वो इन्फॉर्मेशन जो मैं एक कलेक्ट करूँगा वो ऑब्जर्वेशंस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, ऑब्जर्वेशंस। और मैं हो गया ऑब्जर्वर जो ये लिखने का काम कर रहा हूँ, और उसको मैं लिखूँगा न्यूमेरिकल फैक्ट्स में। न्यूमेरिकल फैक्ट्स में लिखूँगा। उसका एक उद्देश्य होगा, डेफिनेट पर्पज़, कि मुझे ये पता लगाना होगा कि इस लोकेलिटी में कितने लोग वास्तव में गरीबी की रेखा से नीचे, पॉवर्टी लाइन से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। वो मेरा एक पर्पज़ था कि मैं क्यों जानना चाहता हूँ कि कितना लोग
कितना कमाते हैं, कितना खर्च करते हैं। तब इसको प्लूरल सेंस में समझा जाता है, क्योंकि वहाँ पर फैक्ट्स आते हैं, ऑब्जर्वेशंस आते हैं। कोई सिंगल ऑब्जर्वेशन से कोई स्टैटिस्टिक्स नहीं बनती है, ठीक है। एक परिवार की अपने इनकम और एक्सपेंडिचर देख लिया, उससे स्टैटिस्टिक्स नहीं बनती है। इसमें आपके पास में कलेक्शन होना चाहिए ऑब्जर्वेशंस का, न्यूमेरिकल डेटाज होना चाहिए, फैक्ट्स होने चाहिए, जिसके आधार पर अपन उसका एनालिसिस कर सकें, उसको प्रेजेंट कर सकें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं ये उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक जो स्टैटिस्टिक्स है ये समझ में आ गया होगा। इनको कलेक्ट करने का जो काम करते हैं वो डेफिनेट पर्पज के साथ में किया जाता है, और ये क्वांटिटिवली होते हैं। स्टैटिकल जो डेटा होता है, ठीक है ना, ये क्वांटिटिव होते हैं, न कि क्वालिटेटिव। क्वांटिटी में इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। नेक्स्ट जो हमारे पास में इस स्टैटिस्टिक्स वर्ड के साथ में एक वर्ड हो रहा है डेटा, इसके बारे में आते हैं। तो बेटा डेटा जो वर्ड है वो डाटम से बना है, डाटम। ये डाटम वर्ड जो है वो सिंगुलर है बेटा, सिंगुलर, और इसका प्लूरल होता है डेटा, ठीक है। अगर किसी वर्ड के लास्ट में यूएम आता है तो वो यूएम हट जाता है और उसकी जगह क्या लगता है, ए। जैसे कुछ वर्ड्स और बता रहा हूं मैं आपको, मीडियम है, मीडियम, मीडियम का प्लूरल हो जाएगा मीडिया, ठीक है। माध्यम और मीडिया, यूएम रिमूव होता है और उसकी जगह ए आता है। इसी प्रकार से आपने साइंस में पढ़ा होगा ओवम, ओवम का प्लूरल हो जाएगा ओवा, ठीक है। यूएम हट करके जो आपके पास जिसको एग बोलते अपन, एग फीमेल में, उसको ओवा प्लूरल होता है। तो डाटम वर्ड सिंगुलर है, उसका प्लूरल फॉर्म होता है डेटा। तो डेटा किसको बोलते हैं, मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन, कि जो अपन डेफिनेट पर्पज के लिए इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, मीनिंगफुल होता है वो, मीनिंगलेस नहीं होना चाहिए कि कोई अर्थहीन आपने इंफॉर्मेशन इकट्ठे कर ली, जैसा कोई ताल्लुक नहीं है, कोई सेंस नहीं निकल रहा है, ऐसी इंफॉर्मेशन को अपन डेटा नहीं बोलेंगे। वो इंफॉर्मेशन जो मीनिंगफुल हो, अपन ने डेफिनेट पर्पज के लिए उसको कलेक्ट किया है, उसको हम डेटा कहेंगे। उसको क्या कहेंगे, डेटा, ठीक है। सिंपल सा एग्जांपल देना चाहता हूँ कि आपकी परफॉर्मेंस के बारे में जानना डायरेक्टर सर को, तो डायरेक्टर सर बोलेंगे कि क्लास 9th के स्टूडेंट्स की क्या परफॉर्मेंस है मैथमेटिक्स में। तो मैं आपका टेस्ट लूँगा, टेस्ट की जो रिपोर्ट रहेगी तो मैं आपसे डेटा इकट्ठा कलेक्ट करूँगा कि आपने कितने नंबर प्राप्त किए, इसने कितने किए, सभी बच्चों की, और उस डेटा को मैं अरेंज करके डायरेक्टर सर या प्रिंसिपल सर के पास में दे दूँगा, ताकि वो एनालिसिस करेंगे। फिर उसको कलेक्ट करने का काम मैं करूँगा, उसको प्रेजेंट मैं करूँगा, या फिर जो कंप्यूटर ऑपरेटर वो करेंगे, और एनालिसिस फिर डायरेक्टर सर या प्रिंसिपल सर करेंगे, ठीक है। इंटरप्रिटेशन हम सब कर सकते हैं कि उसका क्या रिजल्ट रहा, क्या नहीं रहा। हम साल भर मेहनत करते हैं, लास्ट में रिजल्ट आता है, तो उसका इंटरप्रिटेशन किया जाता है गार्जियंस के द्वारा भी, और जो अदर स्कूल्स के रिलेटेड पेरेंट्स होते हैं उनके द्वारा भी उसका इंटरप्रिटेशन किया जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो उम्मीद करता हूँ आप डेटा के बारे में समझ गए होंगे, स्टैटिस्टिक्स के बारे में समझ गए होंगे। अब आता है हमारे पास टाइप्स ऑफ डेटा, कि जो डेटा होता है, मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन होती है, कितने टाइप की होती है, ये 2 टाइप की होती है। कितने टाइप की होती है, डेटा आर ऑफ 2 टाइप्स, डेटा आर ऑफ 2 टाइप्स, प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्राइमरी डेटा एंड secondary data? Look, if you want to define the primary data, then we can say that when an investigator, एक जो इन्वेस्टिगेटर होता है, डेफिनेट पर्पज के साथ में जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने वाला होता है वो इन्वेस्टिगेटर होता है, ठीक है, या फिर ऑब्जर्वर बोल सकते हैं अपन। कलेक्ट्स डेटा हिमसेल्फ, खुद अगर डेटा कलेक्ट करता है, हिमसेल्फ और हर सेल्फ, वो दोनों हो सकते हैं, मेल या फीमेल, ठीक है। विथ ए डेफिनेट प्लान, एक डेफिनेट प्लान होना चाहिए। इट इज कॉल्ड प्राइमरी डेटा, प्राइमरी डेटा कहलाता है, ठीक है। जैसे 2021 में सेंसस होगी, तो सेंसस में जो घर घर जाकर के डेटा कलेक्ट करेंगे
वो गवर्नमेंट के एम्प्लॉय होंगे। तो जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज होते हैं वो जो डेटा कलेक्ट करेंगे वो प्राइमरी डेटा होगा। वो क्या होगा? प्राइमरी डेटा होगा। वो प्राइमरी डेटा हमारे जो सेंसस ऑफिस है, रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, उसके पास में जाकर के इकट्ठा होगा। फिर उसको रिप्रेजेंट किया जाएगा, प्रेजेंटेशन किया जाएगा अरेंज करके, और फिर वो पब्लिश होगा। फिर क्या होगा? पब्लिश। तो जब पब्लिश किया हुआ डेटा जाएगा वर्ल्ड के अदर कंट्रीज के पास में जाएगा कि हमारी पॉपुलेशन कितनी है इंडिया की, तो अदर कंट्रीज वाले जानेंगे कि इंडिया की पॉपुलेशन इतनी हो चुकी है। तो उनके पास में जो इंफॉर्मेशन जाएगी, जो डेटा जाएगा, वो प्राइमरी नहीं होगा, वो क्या होगा? सेकेंडरी डेटा। ठीक है ना? तो जब खुद इन्वेस्टिगेटर ऑब्जर्वर जाकर के इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, डेटा कलेक्ट करता है, तो वो प्राइमरी डेटा होता है। इसी प्रकार से सेकेंडरी डेटा देखिए, व्हेन डेटा इज कलेक्टेड फ्रॉम पब्लिश्ड और अनपब्लिश्ड सोर्सेज इज कॉल्ड सेकेंडरी डाटा। कि जब पब्लिश्ड का मतलब होता है जो प्रकाशित हो चुका है। प्रकाशित कहाँ होता है? या तो किसी न्यूज़पेपर में। प्रकाशित होने का मतलब अपन कोई इन्फॉर्मेशन कहाँ से लेते हैं? न्यूज़पेपर में, या टीवी से, मैगजीन से, रेडियो से। ठीक है? या फिर हमारे पास जो अनपब्लिश्ड होते हैं, जैसे कि हमारे गांव की पॉपुलेशन कितनी है, कितने वोटर हैं, ये इन्फॉर्मेशन प्राप्त करनी है तो हम क्या करेंगे? घर घर न जा करके हमारी जो ग्राम पंचायत है वहाँ जाएंगे और वहाँ ग्राम पंचायत से सेक्रेटरी से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। तो उस कंडीशन में हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन आएगी वो सेकेंडरी डेटा होगा बेटा। वो क्या होगा? सेकेंडरी डेटा होगा। प्राइमरी डेटा नहीं है, वो डेटा हमने खुद ने जाकर के कलेक्ट नहीं किया है, हमने किसी ऑफिस से कलेक्ट किया है, तो सेकेंडरी डेटा होता है। तो ये मेन डिफरेंस होता है प्राइमरी डेटा में और सेकेंडरी डेटा में। ठीक है स्टूडेंट्स? अब जो हमारा टॉपिक आता है वो आता है प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। नेक्स्ट जो हमारा इस एक्सरसाइज इस चैप्टर का टॉपिक रहेगा वो रहेगा प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। डेटा को जो अपन ने कलेक्ट कर लिया है उसको किस प्रकार से प्रेजेंट करें, कैसे प्रस्तुत करें। जिस पर्पज के लिए वो कलेक्ट किया था उस पर्पज के लिए उसको कैसे प्रेजेंट करें कि सामने वाले को या फिर जो पढ़ने वाला होता है उसको आसानी से समझ में आ सके। तो इसके दो मेथड होते हैं, एक तो होता है टेबुलर प्रेजेंटेशन और एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। तो सबसे पहले वो जो डेटा होता है वो टेबुलर फॉर्म में प्रेजेंट होता है, फिर टेबुलर से ग्राफ में प्रेजेंट होता है कि जो नेक्स्ट चैप्टर 23 वाला जो चैप्टर है उसमें पढ़ेंगे। जब ग्राफिकल प्रेजेंटेशन की बात आती है तो अपने 8th क्लास में पढ़ा था, ये दोनों ही पढ़े थे। टेबुलर में भी अरेंज करना सीखा था और ग्राफिकल में भी सीखा था। तो पिक्टोग्राफ, बार ग्राफ, डबल बार ग्राफ, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, पाई चार्ट, लीनियर ग्राफ, ये 8th में पढ़ चुके हैं। पाई चार्ट, लीनियर ग्राफ ये हम नेक्स्ट ये पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। ये नेक्स्ट जो चैप्टर है 23 वाला उसमें और पढ़ेंगे और लास्ट ईयर भी पढ़ चुके हैं। तो ये ग्राफ पेपर पर सारा काम होता है। जबकि इधर बात करें टेबुलर प्रेजेंटेशन में तो टेबल दो प्रकार की बनती है। एक होती है अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल और दूसरी होती है ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ठीक है स्टूडेंट्स? दोनों ही प्रकार की टेबल हम पिछली क्लास में बना चुके हैं, इस क्लास में भी, इस चैप्टर में भी बनाएंगे। ठीक है? अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है, उसका दूसरा नाम अनक्लासिफाइड भी बोल सकते हैं, बिना वर्गीकृत किए हुए। ठीक है? ये 3 प्रकार से होता है कि जो डेटा गिवन होता है उस डेटा को अपन या तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं या फिर सीरियल ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं या फिर असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में। ये 3 प्रकार से उस डेटा को अरेंज करके उसकी फ्रीक्वेंसी लिख देते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या चीज़ होती है कि वो कितनी बार आ रहा है, वो डेटा कितनी बार उसमें। दूसरा आता है ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, जिसको क्लासिफाइड भी बोल सकते हैं, क्लासिफाइड या फिर कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ये 2 प्रकार की होती है, एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव, जो नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम नेक्स्ट ऑनलाइन क्लास में पढ़ेंगे। आज हम सिर्फ यही पढ़ेंगे, अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ठीक है स्टूडेंट्स? 3 टाइप की होती है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, सीरियल ऑर्डर में या फिर
असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, ये स्टूडेंट्स कुछ डेटा मैंने लिखा है। क्वेश्चन ये है कि आई हैव ऑब्जर्व्ड द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन 20 फैमिलीज। मैंने 20 फैमिलीज में से जो नंबर ऑफ चिल्ड्रन है, बच्चों की संख्या, उनका ऑब्जर्व करके मैंने लिखा है। तो मैंने पाया कि एक परिवार में केवल एक बच्चा है, फिर एक बच्चा है, तीसरे परिवार में 2 बच्चे मिले, चौथे परिवार में 3 बच्चे, ऐसे ही नेक्स्ट फैमिली में हमारे पास 4 बच्चे थे, और इस प्रकार से सोन जो आपके पास नंबर्स डिस्प्ले हो रहे हैं वो ऑब्जर्व करके लिखा गया। अब सबसे पहले आपके पास में आता है वेरिएट। एक वर्ड आता है वेरिएट। ये वेरिएट क्या होता है कि जो भी ऑब्जर्वेशन आप ऑब्जर्व करोगे, ऑब्जर्वर द्वारा ऑब्जर्व किए गए ऑब्जर्वेशंस वेरिएट होते हैं। क्या होते हैं? वेरिएट। यानी कि ये जो डेटा है वो वेरिएट कहलाता है। अभी हमारे पास इनको हम बोलेंगे वेरिएट बोल दो, या फिर अपन नंबर ऑफ चिल्ड्रन। नंबर ऑफ, इस क्वेश्चन में जो नंबर ऑफ चिल्ड्रन है वो वेरिएट होंगे। वो क्या होंगे? वेरिएट। ठीक है, समझ में आ गया? वेरिएट क्या चीज़ होती है? हर क्वेश्चन में अलग अलग हो सकते हैं। मान लीजिए मैं आपके सभी क्लास के स्टूडेंट्स हैं, उनकी हाइट ऑब्जर्व करके हाइट को लिखना चाहता हूं, तो उस कंडीशन में जो हाइट ऑफ द स्टूडेंट्स है वो वेरिएट हो जाएगी। इसी प्रकार से वेट मापना चाहता हूं तो वेट जो होगा वो भी वेरिएट हो जाएगा। तो ऑब्जर्वर द्वारा जो ऑब्जर्वेशन किया जाता है वही क्या होता है? वेरिएट होता है। तो ये वेरिएट होता है। इसको अपन नॉर्मली सिंबल अगर यूज करते हैं तो एक्स करते हैं। वेरिएट के लिए कौन सा सिंबल यूज किया जाता है? एक्स। क्या यूज किया जाता है? एक्स। नेक्स्ट हमारे पास में सेकंड में आता है टेली मार्क्स। अगर इसको अपन टेबुलर फॉर्म में अरेंज करें, ये जो वेरिएट्स हैं इन वेरिएट्स को अपन टेबुलर फॉर्म में प्रेजेंट कर रहे हैं, और टेबुलर फॉर्म में भी अनग्रुप्ड बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? अनग्रुप। ग्रुप नहीं बनाएंगे, क्लासीफाई नहीं करेंगे, इनको अनग्रुप्ड रखेंगे। तो यहाँ पर मिडिल वाला कॉलम जो होता है वो टेली मार्क्स का होता है, और थर्ड वाला आता है हमारे पास फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ फैमिलीज। ठीक है, फ्रीक्वेंसी, इसका सिंबल एफ होता है। दूसरी तरीके से नंबर ऑफ फैमिलीज भी बोल सकते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ फैमिलीज। तो इस प्रकार से टेबुलर फॉर्म में प्रेजेंट करने के लिए 3 कॉलम्स की एक टेबल बनानी होती है। फर्स्ट कॉलम में वेरिएट लिखे जाएंगे, सेकंड कॉलम में टेली मार्क्स, और थर्ड कॉलम में फ्रीक्वेंसी होगी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी द मैक्सिमम नंबर ऑफ अकरिंग द ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। कि कोई भी ऑब्जर्वेशन मैक्सिमम टाइम, कितना टाइम अकर हो रहा है, कितना टाइम वो आ रहा है, वो उसकी फ्रीक्वेंसी होती है। इन दिस क्वेश्चन द वेरिएट्स आर 1, 2, 3। 1 को 2 बार नहीं लिखना है। ठीक है ना, इसमें 1 वेरिएट है, 2 वेरिएट है, 3 है, 4 है, 5 है। ठीक है, ये 5 वेरिएट्स ही है। इस प्रकार से लिख करके टेबल को क्लोज कर देते हैं। अब देखिए 1 कितने टाइम आ रहा है? 1, 2, 3, 4, 5 टाइम आ रहा है। तो टेली मार्क्स यूज करेंगे 5। तो 1, 2, 3, 4 तो कंटिन्यू लाइन्स खींच देते हैं। अगर फिर तो होता है तो उसको ऐसे स्लैंट लाइन से इंटरसेक्ट करते हुए, इन चारों को इंटरसेक्ट करते हुए स्लैंट लाइन ड्रॉ करेंगे, फिफ्थ होता है। तो और यहाँ पर नंबर्स में लिखते हैं 5। तो ये 5 क्या होती है? फ्रीक्वेंसी, अकरेंस ऑफ मैक्सिमम टाइम, नंबर ऑफ अकरेंस मैक्सिमम टाइम। सेकंड 2 है। 2 कितने टाइम आ रहा है हमारे पास में? 6 टाइम आ रहा है। 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो 6 कैसे लिखेंगे? 1, 2, 3, 4, ये 5, फिर 6 से वापस स्टार्टिंग हो जाती है। इसी प्रकार से ये 6, इसी प्रकार से अपन काउंट करेंगे। 3 कितने टाइम आ रहा है? 1, 2, 3, 4 टाइम आ रहा है।
तो 1 2 3 4, ठीक है, और यहाँ पर 4 लिख देंगे। 4 को काउंट करते हैं, 4 1 2 3 टाइम आ रहा है, तो इसको 3 1 2 3, ठीक है स्टूडेंट्स। अब 5 कितना टाइम आ रहा है, 5 1 और 2 टाइम, तो 1 2 और ये 2, और यहाँ पर अपन इसका टोटल कर देते हैं। टोटल करने पर कितना आ रहा है 20, ठीक है। तो 20 फैमिलीज थी हमारे पास, तो 20 फैमिलीज का टोटल यहाँ पर मैच कर लेते हैं कि किसी ऑब्जर्वेशन को काउंट करने में भूल तो नहीं गए हैं। इस प्रकार से ये जो टेबल बनी है ये कहलाती है कौन सी, अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। इस प्रकार से ये तैयार किया जाता है। अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी टेबल में जो हमारे पास ऑब्जर्वेशंस है उनको अपन वेरिएट बोलते हैं, वेरिएट, जिससे कि वेरिएबल बनता है और वेरिएशन बनता है। ये वेरिएशन वेराइटी आती रहती है, हर बार ये बदलते रहते हैं, चर होते हैं, फिक्स नहीं होते हर बार। और सेकंड कॉलम टेलीमार्क्स आता है, थर्ड कॉलम फ्रीक्वेंसी का आता है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब मैं एक क्वेश्चन और लेने जा रहा हूँ इसी टाइप का। ये स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 22.1 का क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन है द ब्लड ग्रुप्स ऑफ 30 स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास 9th आर रिकॉर्डेड एज फॉलो। एक क्लास के 30 स्टूडेंट्स के जो ब्लड ग्रुप है वो रिकॉर्ड किए गए किस प्रकार से, ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो ये वाले ग्रुप ब्लड ग्रुप उनमें रिकॉर्ड किए गए। रिप्रेजेंट दिस डेटा इन द फॉर्म ऑफ ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। इसकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है। फाइंड आउट विच इज द मोस्ट कॉमन एंड विच इज द रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप अमंग दीज स्टूडेंट्स। फिर आपको 2 क्वेश्चन भी पूछ रहा है, उनके आंसर देना है। तो देखिए सबसे पहले टेबल बनाएंगे। टेबल में हमारे को जो ये जो ऑब्जर्वेशंस ऑब्जर्व किए गए थे वो है ब्लड ग्रुप, जिनको कि अपन वेरिएट बोलेंगे, एक्स इनका सिंबल होता है। तो ये कौन कौन से हैं, ए बी ओ और ए बी, 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप इसमें अपन देख पा रहे हैं। अब टेलीमार्क्स ए कितना ब्लड ग्रुप्स हैं इसमें से काउंट कर लीजिए। तो काउंट करने पर हम पाते हैं 9 स्टूडेंट्स के ये हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस प्रकार से। बी ब्लड ग्रुप जो है वो 6 स्टूडेंट्स के हैं। तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। बी ब्लड ग्रुप काउंट कर सकते हो 1 2 3 4 5 6, ठीक है स्टूडेंट्स। 6 स्टूडेंट्स के हैं, तो ये 5 और ये 6। और जो ब्लड ग्रुप है वो 12 स्टूडेंट्स के हैं। तो 1 2 3 4, ये 5 हो गया, 6 7 8 9 10 ये हो गया, 11 12। और फिर हमारे पास में ए बी जो ब्लड ग्रुप है वो ए बी ब्लड ग्रुप 3 स्टूडेंट्स से हैं, 3 स्टूडेंट्स के हैं। तो 3 का हमारे पास ये लगेगा। तो ये अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल तैयार हो चुकी है, इसकी ग्रुप बन भी नहीं सकती। अब 2 क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है, कि सबसे कॉमन जो ब्लड ग्रुप है वो कौन सा है, सबसे अधिक जो जाने वाला ओ ब्लड ग्रुप, ठीक है ना, तो ओ। और सबसे कम रेयरेस्ट जो दुर्लभ है वो है ए बी। ए बी ब्लड ग्रुप सबसे कम आ रहा है इस क्लास के स्टूडेंट्स में, ठीक है। तो दोनों के इस प्रकार से आंसर दे दिए गए हैं। इसी प्रकार से जो पिछला क्वेश्चन बताया था उसमें आपको अगर रेंज पूछता है, क्या पूछ ले, रेंज, तो इस रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। कि जो ऑब्जर्वेशंस दिए हुए आते हैं उनमें मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन जो होगा उसमें से आपको मिनिमम ऑब्जर्वेशन क्या करना है, घटाना है, उससे आपके पास क्या आ जाएगी, रेंज आ जाएगी। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 6th 7th 8th है, देखिए इनमें
स्टूडेंट्स दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 6th 7th और जो क्वेश्चन है वो सेम होंगे। व्हाट इज क्वेश्चन? द मंथली पॉकेट मनी ऑफ 6 फ्रेंड्स आर, 6 दोस्त हैं, उन 6 दोस्तों की जो पॉकेट मनी है वो इस प्रकार से 45 रुपये, 30 रुपये, 40 रुपये, 50 रुपये, 25 रुपये, 45 रुपये। ठीक है, अब इनके आधार पर आपको कोई टेबल नहीं बनानी है, आपको जो क्वेश्चन दिए गए उनके आंसर देने हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द हाईएस्ट पॉकेट मनी। हाईएस्ट पॉकेट मनी कितनी है? तो अपन देख सकते हैं इनमें हाईएस्ट पॉकेट मनी 50 रुपीज़ है। ठीक है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। लोवेस्ट पॉकेट मनी क्या होगी? व्हाट इज द लोवेस्ट पॉकेट मनी। तो पॉकेट मनी में लोवेस्ट आपके पास 25 रुपीज़ है, तो ये 25 रुपीज़। फिर पूछ रहा है रेंज, तो रेंज का फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे, मैक्सिमम माइनस मिनिमम। यहाँ मैक्सिमम 50 है, मैक्सिमम क्या? मैक्सिमम पॉकेट मनी, मिनिमम क्या? मिनिमम पॉकेट मनी माइनस 25, तो ये 25 रुपीज़ आ चुकी है। और फिर लास्ट चौथा क्वेश्चन है इसमें कि असेंडिंग ऑर्डर में इनको अरेंज कीजिए। तो असेंडिंग ऑर्डर पर अपन कर सकते हैं, सबसे छोटा 25 है, फिर 30 है, फिर 40 है, फिर 45 है, फिर 45 है, फिर 50 है। ठीक है, 25, 30, 40, 45, 45, 50 इस प्रकार से ये असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया है। इनके रुपीज़ का सिंबल आ जाएगा इस प्रकार से। तो ये आपके पास में अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कैसे तैयार करते हैं, रेंज कैसे फाइंड करते हैं और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस के आंसर किस प्रकार से देते हैं, ये हो चुका है। नेक्स्ट ऑनलाइन क्लास में हम ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल और उससे रिलेटेड जो हमारे कीवर्ड्स आते हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू।